और डीग से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां डीग में ठगी का एक नया तरीका सामने आया है। जहां पहले ठग खुद को तांत्रिक बताकर सौदा करते हैं और उसके बाद ठगी का सारा खेल शुरू होता है। कंबल से नोटों की बारिश कराई जाती है। पूरा मामला कामा थाना इलाके का है, जहां इस ठगी का वीडियो सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, कंबल से नोटों की बारिश करने से पहले किस तरह ठगों द्वारा सौदेबाजी की जा रही है उसका भी वीडियो सामने आया है। बता दें कि पहले भी इस तरह के मामलों में पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। तो आपको ये देखिए, डीग में नोटों से बारिश किस तरह से दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर कंबल से नोटों की बारिश कराई जाती है, खुद को तांत्रिक बताया जाता है। उसके बाद से जब लोग इनके झांसे में आ जाते हैं तो कंबल से नोटों की बारिश करते हैं और इस तरह से ये अपने जाल में मासूम लोगों को फंसाकर ठगी जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। डीग जिले के कामा थाना इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ठगी का एक नया तरीका ठगों द्वारा निकाला गया और नोटों की बारिश कंबल के जरिए की जा रही है। यानी कि पहले सौदेबाजी की गई और उसमें दुगना चौगुना पैसा देने का लालच दूसरे जो लोग थे उनको दिखाया गया और उसके बाद एक निश्चित जगह स्थान तय किया गया और वहां पर जो ठग थे अपने आप को तांत्रिक बताते हैं और उसके बाद कंबल से नोटों की बारिश करते हैं। बारिश इस तरह की जाती है कि कमरे में चारों तरफ नोट ही नोट नजर आते हैं और उसके बाद आखिर में जो लोग यानी कि जो ठग के साथ अन्य जो गैंग के लोग रहते हैं वो एक नया तरीका निकालते हैं, नाटक करते हैं और उसके जरिए उनके मुंह से खून निकलने लगता है और जो व्यक्ति जिसके साथ सौदेबाजी की जाती है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अब ये मरने वाला है, आप यहाँ से भाग जाओ। और ऐसे में वो व्यक्ति वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है और जो पैसा उसके द्वारा ठगों को दिया जाता है उसको वो पैसे को लेकर के ठग और वहाँ से सामान को समेट करके वो भी फरार हो जाते हैं। अब ये वीडियो जब सामने आया है तो इसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि 2023 में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी और 12 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ठगों ने कबूला था कि वो अब तक कंबल से नोटों की बारिश करने का लोगों को लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। यानी कि 8 से 10 करोड़ रुपए की ठगी का उन्होंने खुद कबूलनामा पुलिस के सामने जाहिर किया था और अब ये वीडियो जो सामने आया है इसके आधार पर कामा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कामा और जुरेरा थाना इलाके के बीच के जो गांव है वहां पर ये पूरा गैंग जो है वो सक्रिय होकर कार्य करता है। हालांकि कई दिन पहले जब पुलिस की रेड पड़ी तो उसके बाद इन्होंने ये कार्य छोड़ दिया था, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उस हिसाब से इनका जो कार्य है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंबल ओढ़ करके और उस व्यक्ति द्वारा जो नोटों की बारिश की जाती है वो अपने आप में एक रोचक जो कहानी रचते हैं वो किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। ये बड़ा एक देखने वाली बात है कि इस तरह से जो ठगी का एक नया तरीका है वो ठगों द्वारा निकाला गया है। हालांकि अब पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो वीडियो आया है उसके संज्ञान पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दीपक पुरी, न्यूज 18 डीग। और चलिए अब आपको खबर बारा की बताते हैं। बारा की अटरू थाना पुलिस ने अवैध खनन को लेकर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में पुलिस ने पिपलोद गांव के किनारे पार्वती नदी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस ने 6 ट्रैक्टर ट्राली जब्त किए हैं। इनमें से 2 ट्रैक्टर ट्राली बजरी से भरी हुई है, जबकि 4 खाली बताई जा रही है। मतलब 4 ट्रैक्टर ट्राली को खाली जो जब्त किए गए हैं वो खाली करवाए गए हैं। वहीं पुलिस को देखते हुए अवैध खनन कर रहे माफिया फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और चलिए इस बीच आपको बीकानेर से बड़ी खबर बताते चलें, जहां ट्रेनिंग पूरी होने से 2 दिन पहले अग्निवीर की मौत हो गई। ट्रेनिंग के दौरान ब्रेन हैमरेज से निधन हुआ है। अग्निवीर शंकर दास का पार्थिव शरीर आज गांव पहुंच गया। लूरकसर के करडीसर गांव में आज उनकी अंत्येष्टि होगी। 2 दिन के बाद ट्रेनिंग पूरी करके उनको घर लौटना था, लेकिन उस दरमियान जब 2 दिन उनकी ट्रेनिंग के बाकी थे और जब वो ऑन ड्यूटी आते उसके बीच में ब्रेन हैमरेज का वो शिकार हुए और शंकर दास अलविदा कह गए। हालांकि आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है। थोड़ी देर में
पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि होगी। अंतिम यात्रा के लिए वो निकलेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और घर परिवार के लिए ये दुख की घड़ी एक तरफ, और जहां आप देखिए कि जहां एक बार जब बेटे का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ होगा माँ पिता के लिए, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा, लेकिन आज जब उन्होंने इस तरह की दुखद खबर सुनी होगी तो किस तरह से वो होंगे, शायद ये शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर जयपुर हेरिटेज नगर निगम का फरमान जारी करते हुए सफाई कर्मियों को तुरंत अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो निष्कासित किया जाएगा। हेरिटेज नगर निगम का कहना है कि इस तरह से बिना किसी सूचना से कार्य का बहिष्कार करना राजस्थान सर्विस रूल्स 86 के अंतर्गत घोर लापरवाही माना जाएगा। ये भी बता दें कि सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं आज राज्यों के अलग अलग जिलों में संघ की महापंचायत होगी, जहां पर हड़ताल की नई रणनीति की बात कही जा रही थी, लेकिन उस बीच में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की तरफ से ये बड़ा फरमान भी जारी किया गया है। बताते चले कि इनकी मांगे ये थी सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि इनको एक लेटर चाहिए था, मांग पत्र थी जिसपे इनको नोटिफाई करना था। हालांकि सिग्नेचर नहीं हो पाया और इस वजह से वो मांगों पर बैठ गए हैं, मतलब प्रदर्शन के रूप में अपने मांग कर रहे हैं। 5 दिन हो गए जब राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें, जहां पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, क्योंकि सफाई कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं तो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। जगह जगह पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में आज ये भी बड़ी खबर हमने न्यूज़ 18 राजस्थान ने दिखाई थी कि आज संघ के महापंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी कि प्रदर्शन का रूप और किस तरह हो सकता है, किस तरह से बताया जाए ताकि उनकी मांगे जो हैं उस पर सहमति बन पाए। लेकिन इस बीच में जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने ये फरमान जारी कर दिया कि बिना बताए ये लोग काम कर रहे हैं, कोई पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। जो रूल्स हैं 86 का, उसका उल्लंघन किया गया है। अगर तुरंत फौरन ये अपने काम को नहीं लौटते हैं तो इनको निष्कासित किया जाएगा। अब ये सुनने के बाद से फिलहाल अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। एक तरफ जहां पर महापंचायत होनी थी, जहां पर रणनीति बनाई जानी थी आगे के प्रदर्शन को लेकर, क्या कुछ होना था, और उसके बाद जब फरमान जारी किया गया तो उस बीच में अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है सरकारी सफाई कर्मचारियों या वाल्मीकि समाज की तरफ से कि कोई इसका रिएक्शन आया हो कि हड़ताल वो जारी रखेंगे या नहीं जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच में आप देखिए कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 5 दिन, एक दिन अगर शहर की सफाई ना हो या आप अपने घर की सफाई ना करिए, कूड़ा ना फेंकिए, तो गंदगी हो जाती है। 5 दिन हो गए जहां पर शहर की सफाई तक नहीं हुई। और वहीं चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद ने सफाई भर्ती के लिए जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच किए जाने की मांग की है। 7 पार्षदों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की मांग की और इस प्रकार ठेकेदार बुधराज ने भी मुख्यमंत्री के नाम शिकायत भेजकर बताया कि आयुक्त ने ठेकेदार लोगों से साठगांठ करके आधे प्रमाण पत्र अपने चहेते लोगों के लिए बना लिए। वहीं नगर परिषद के आयुक्त मगराज डूडी ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि सभी प्रमाण पत्रों को नियमानुसार जारी किया गया है। फिलहाल मामले की जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। ठेकेदारों से ये कहा गया है कि अगर आपने 12 प्रमाण पत्र लेने हैं तो 6 हमारे बनाओ। आयुक्त साहब ने कहा है ये, और 6 आपके बना देंगे। और ये सभी ठेकेदारों को किया गया है और ये हुआ भी है। आधे अपने बनाए हैं और आधे आप ठेकेदारों के बना दिए। यूथ के पास हम हमारे कर्मचारी के प्रमाण पत्र मांगने के लिए गए, तो प्रमाण पत्र सबको लोगों को दे दिया। हमने भी जाके मांगे तो बोला कि बोलो भैया, आपके आदमी, हमारे आदमी जितने हैं वो आपके हक में वो बना दो, हमारे आपके हक में वो बना दो। और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर अभी हमने जिक्र किया है और इसी पर जो जयपुर हेरिटेज नगर निगम का फरमान जारी किया गया है उस पर हमारे संवाददाता अरबाज सीधे जुड़े हुए हैं, उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। अरबाज, अभी आप कहां पर हैं? क्योंकि जिस तरह लग रहा है प्रदर्शन की जगह पर आप हैं। एक तरफ तो आज महापंचायत संघ की चुनाव मतलब आज बैठक होने वाली थी, रणनीति को लेकर चर्चा होने वाली थी, क्या कुछ होगा, और दूसरी तरफ फरमान भी जयपुर नगर निगम हेरिटेज की तरफ से आया। क्या कुछ कहना है इन लोगों का इस फरमान पर? नगर निगम को जारी किया गया है उसको लेकर के काफी फिलहाल
सही जो वाटसन पार्क है यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महापंचायत में पूरे प्रदेश के पदाधिकारी जो है वाल्मीकि समाज के वो जुट गए हैं और यहाँ पहुँच करके बाकायदा सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जिस तरह के हालात है उसमें जो नगर निगम का फरमान है उसको लेकर के काफी नाराजगी है। नाराजगी वाली सिचुएशन में आप देखिए कि यहाँ पर लगातार तो मैं एक बार बातचीत करना चाहूँगा किस तरह की सिचुएशन है। दीपक गंडोरिया जो कि उन्होंने महापंचायत का कॉल किया है, आह्वान किया है। सब आप यहाँ पहुंचे हैं। एक तो आपकी महापंचायत का आयोजन है, एक तरफ हड़ताल जारी है, तीसरी तरफ नगर निगम की ओर से एक फरमान जारी कर दिया गया है। किस तरह से लेते हैं सारी चीजों को, क्या इस पे आपका नजरिया है? देखिए, सरकार हठधर्मिता पर आ चुकी है। सरकार से हमने निवेदन किया है कि आप वाल्मीकि समाज का जो जाति प्रमाण पत्र है उसी को अनुभव प्रमाण पत्र माने और हमारे समाज के जो भी लोग हैं मूल रूप से काम वाल्मीकि समाज ही करता है, तो इन्हीं लोगों को आप भर्ती में प्राथमिकता दें। 100% रोजगारों पर वाल्मीकि समाज का ही हक है और हमारे जाति प्रमाण पत्र को मान्य करके हम सब लोगों को आप भर्ती में शामिल कीजिए। आज हमारे लोग दर दर भटक रहे हैं, अनुभव के लिए चक्कर काट रहे हैं। जिन लोगों ने वास्तविकता में 20-20 साल से झाड़ू लगाई है वो लोग भी चक्कर काट रहे हैं और वो लोग भी अपना अनुभव नहीं ले सक रहे। तो ये एक विडंबना है। तो सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। पूरे राजस्थान के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो बेचैन हो चुके हैं। कई जगह आप देख रहे हैं, कई जगह हड़तालें चल रही हैं, कई जगह लोग टंकियों पे चढ़ रहे हैं, कहीं पे लोग एक चूरू में मामला हुआ, सुसाइड की कोशिश कर ली गई। तो ये सारे मामले सरकार को इन मामलों को लेकर संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है अरबाज, आप जुड़े रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर हमले की ऐसी तस्वीर पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, जहां बेखौफ तस्करों ने नारकोटिक्स की टीम पर अटैक कर दिया। सीबीएन की गाड़ी को 2 बार से अधिक बार टक्कर मारी और मौके से भागने की कोशिश भी की। देखिए रिपोर्ट। मारी टक्कर, घसीटी गाड़ी। नारकोटिक्स टीम पर हमला। MP2 राजस्थान तस्करी। बेखौफ बदमाश हुए गिरफ्तार। कानून का कोई डर नहीं, बेखौफ इतना कि नारकोटिक्स की टीम पर ही हमला कर दिया। कई फीट तक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की गाड़ी को घसीटते ले गए, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। दरअसल ये तस्करी का खेल MP2 राजस्थान चल रहा था, लेकिन इसकी भनक मध्य प्रदेश की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम को लग गई, जिसने इन बदमाशों को कोटा में रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने नारकोटिक्स की टीम पर ही हमला कर दिया। ये दिल दहला देने वाली लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। मध्य प्रदेश टू राजस्थान कनेक्शन और बेखौफ तस्करों का नेक्सस, ये इतने बेखौफ है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करते। बड़ी तादाद में डोडा चूरक की तस्करी हो रही थी, जो कि राजस्थान में बीकानेर तक पहुंचाया जा रहा था पिकअप गाड़ी के जरिए। कोटा में हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर मध्य प्रदेश की नारकोटिक्स टीम पर इन तस्करों ने हमला बोल दिया। दरअसल घटना 29 नवंबर सुबह 6 बजे की है, जब मध्य प्रदेश की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम चित्तौड़गढ़ 12 हाईवे पर कोटा हैंगिंग ब्रिज पर जब डोडा तस्करों को रोकने की कोशिश की तो डोडा तस्करों ने सीबीएन की टीम पर ही हमला बोल दिया। टीम से बचने के लिए तस्करों ने फुल स्पीड में बैक में पिकअप दौड़ाई। जिस गाड़ी में टीम बैठी थी उसको कई फीट तक घसीटा, एक नहीं बल्कि कई बार टक्कर मारी। यही नहीं, इस दौरान बदमाशों के रास्ते में जो भी गाड़ियां आई उसे भी टक्कर मारकर भागने की कोशिश करते रहे। ड्रग तस्करों ने मौके से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सीबीएन के सतर्क अधिकारियों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। मुस्तैदी दिखाते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पिकअप को भी कब्जे में ले लिया, जिसमें 911.54 किलो डोडा चूरा भरा था। इनसे 911 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने 2 तस्करों को
इसके साथ गिरफ्तार किया है। एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब मध्य प्रदेश की नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ अब इनके नेक्सस को खंगाल रही है। कहां-कहां इन तस्करों का नेटवर्क है, उसकी तलाश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। और इधर उपचुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और 7 में 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है, जिसके बाद विधानसभा की भी तस्वीर बदल गई और बीजेपी की संख्या बढ़कर अब 119 हो गई है, जिसके बाद से अब ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की भी तस्वीर बदल सकती है और जल्द ही सरकार में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। कौन होंगे नए चेहरों और कैसे बदलेगी तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद संगठन और सरकार दोनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं 7 उपचुनाव में 5 सीटों पर जीत मिलने के बाद विधानसभा में बीजेपी विधायकों का कुनबा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि अब सरकार का फोकस पूरी तरह मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश के विकास कार्यों पर रहेगा। हालांकि ये तय है कि जो भी फेरबदल होगा वो राइजिंग राजस्थान समिट के बाद ही होगा। फिलहाल सरकार के मंत्री से लेकर संगठन तक राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली सालगिरह की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे। इसके बाद ही कैबिनेट में बदलाव पर मंथन होगा, क्योंकि उपचुनाव के बाद मंत्री पद के दावेदार भी बढ़ गए हैं, जिनमें से 1 या 2 चेहरों को मौका मिल सकता है। नए नामों में झुंझुनू से राजेंद्र भांबू और खिमसर से हाल ही उपचुनाव जीत कर आए रेवंत राम डांगा का नाम भी शामिल है। बता दें, प्रदेश में नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री सहित कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं और वर्तमान में सीएम के साथ 24 मंत्री बने हुए हैं। अभी मंत्रालय में 6 पद खाली हैं। ऐसे में अगर 1 या 2 मंत्री बदले भी जाते हैं तो 7 से 8 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसा करके क्षेत्रों और समाजों के प्रतिनिधित्व को भी बैलेंस किया जा सकता है। नए मंत्रियों की रेस में नामों की बात करें तो श्री चंद्र कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह बाली, आदू राम मेघवाल, हंसराज मीणा, गोवर्धन वर्मा के अलावा उपचुनाव में जीते बीजेपी के विधायकों के नाम चर्चा में हैं। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ी लाल मीणा को भी नए विभाग से नवाजा जा सकता है। बताया जा रहा है कि उपचुनाव से पहले जब पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर गए थे तो वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इसी मुद्दे पर उनकी चर्चा हुई थी और ये भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान अच्छा काम करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पशुधन परिचर भर्ती परीक्षा की पहली पारी खत्म हो गई है। वहीं अब दूसरी पारी के लिए परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। बता दें कि पशुधन परिचर भर्ती परीक्षा आज से लगातार 3 दिन होगी और इस दौरान रोजाना 2 पारियों के हिसाब से 6 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में पहली पारी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। इसमें अभ्यर्थियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे वरना और आपको उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नकल जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रों के प्रवेश द्वार पर पुलिस और अन्य कार्मिकों ने प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान मिलान कर ही वीडियोग्राफी के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। पशुधन परिचर भर्ती परीक्षा आज से शुरू है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान पशु परिचर परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। आप एग्जाम देकर आ चुकी है? यस मैम। क्या डिफिकल्टी लेवल था पेपर का? नॉर्मल था, इजी था। किस तरीके की तैयारी आपने की थी और कितनी भर्तियां यहाँ पर जो है निकाली गई है? 2.5 लाख थी, 5000 बच्चों के उस पे निकाली गई है और नॉर्मल इजी ये पेपर आया था। आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा पेपर अच्छा हुआ था। जी देखिए, यहाँ इन्विजिलेटर भी मौजूद है। मैम से हम जानना चाहेंगे, मैम किस तरीके से विद्यार्थी पहुंचे हैं और एग्जाम लेवल कितना रहा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा पेपर का? देखो, डिफ़िकल्टी लेवल का तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि पेपर मैंने नहीं दिया, स्टूडेंट्स ने दिया है। बाकी हमने जो उनकी 2 घंटे पहले उनकी एंट्री करवा ली थी हम लोगों ने, और बाकी जितने भी जैसे आधार कार्ड चेक करना, उनकी आईडीज़ वगैरह, उसको अच्छे से बाकायदा चेक किया गया था।
3 टाइम्स हमने चेक किया है, उसके बाद में हमने स्टूडेंट्स को अंदर एंट्री दी है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स लेट पहुंचे हैं या फिर उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए मैम कोई एंट्री नहीं थी, किसी भी तरीके की हाँ किसी भी तरह की कोई सहूलियत उनको नहीं दी गई है। 2 आवर्स पहले उनको अंदर ले लिया गया था। अच्छा, अगर 1 मिनट भी कोई लेट हो रहा नो है मैम नो, 1 मिनट भी कोई लेट हो रहा है तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं है। कैसा पेपर रहा? पेपर अच्छा रहा। क्या कितने क्वेश्चंस पेपर में? 150। और 150। डिफिकल्टी लेवल क्या रहा पेपर का? पेपर का नॉर्मल लेवल रहा, 10th लेवल तक क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था। इस पोस्ट के लिए करीब 2.5 लाख विद्यार्थी जो है आज एग्जाम परीक्षा देने वाले हैं, जो 3 पारियों में परीक्षा आयोजित होने जा रही है। वहीं 5000 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए सरकार की ओर से निकाली गई है। विद्यार्थी सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और स्ट्रिक्ट यहाँ पर रूल्स एंड गाइडलाइंस है। अगर कोई भी बच्चा लेट हो रहा है तो उसे एंट्री नहीं दी जा रही है। तो न्यूज 18 भी आप सभी से ये अपील करेगा कि सेंटर्स पर टाइमली पहुंचे, एंट्री ले और अपना पेपर दे। कैमरामैन मानसिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज 18।